जी हाँ, ये हाँ, दो बहुत ज्वलन समस्याएँ हाँ। हैं, खास करके नोएडा के लिए। पूरी गंगा वाटर की सप्लाई क्यों नहीं आ सकती नोएडा के फ्लैट्स में, सोसाइटीज़ में? लेकिन अगर लोग सुबह जाते हैं तो वहाँ पे इतनी गंदगियों के अंदर से जाना पड़ता है। उसको नोएडा अथॉरिटी को हमने मुद्दे उठा रखे हैं, ट्वीट कर रखा है। जो बैड स्मेल आती है वो बहुत ज़्यादा है। नमस्कार, जी मीडिया के जनसंवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं इस समय पहुंचा हुआ हूं सेक्टर 93 में और यहां की जनता से हम बात करेंगे, मुद्दों पर बात करेंगे। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि ज्वलंत हैं, जिसमें खास तौर पे बात किया जाए। जब हम स्थानीय मुद्दों की बात करते हैं तो उसमें बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार समेत तमाम मुद्दों के बारे में बात करते हैं। उसके अलावा देश के भी कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर कि जनता काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर सोचती है और उसके बारे में समझती भी है। तो उमाशंकर जी से हम बात करते हैं। ये बताइए, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि सबसे ज़्यादा ज्वलंत हैं इस समय ये कहा जाए, या आपको लगता है कि ये मुद्दे हैं जो कि पे सबकी निगाहें होनी चाहिए? देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो गवर्नमेंट हमारी जो भी पॉलिसीज़ बना रही है, रिफॉर्म्स बना रही है, वो नीचे पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब वो रास्ते में कहाँ अटक रहे हैं, क्या रीज़न्स हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इतने अच्छे से रिफॉर्म्स कंट्री में हो रहे हैं, सेंट्रल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, लेकिन उनका असर जो है, जो आम जनता के दैनिक जीवन में पड़ना चाहिए, उससे फ़ायदा जो होना चाहिए देश को भी और इंडिविजुअल्स को भी, वो नहीं हो पा रहा है अभी तक। और कई ऊपर से सालों मतलब से काम होता है, ऊपर से काम पहुँचाया जाता है वो लेकिन मैं नीचे पहुँच नहीं पाता है। बिल्कुल, वो में दिख रहा है कि जो हमारी टॉप लीडरशिप है, चाहे वो स्टेट की हो, चाहे सेंटर की हो, उनके जो रिफॉर्म्स जो उन्होंने अनाउंस करे हुए हैं बहुत सारे हमारे कंट्रीज़ में, वो नीचे तक एग्जीक्यूशन तक अभी कई सालों से कुछ मुद्दे तो नहीं पहुंच पा रहे हैं। जैसे कि मैं ये एग्जाम अटकती कहाँ है फाइलें ये? अब ऊपर से नीचे तक इतनी सारी लेयर्स हैं, अब वो किस लेयर में अटक रही है ये तो हमारे लिए, एक जनता के लिए तो पता करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उन्हीं लेयर्स में कहीं ना कहीं तो अटक रही है। तो हमारी बात ऊपर तक पहुंचेगी तो वही शायद ढूंढ पाएंगे कि उनकी बात नीचे तक कहाँ फिल्टर होके कहाँ अटक रही है बीच में। ठीक है, पिलर्स ऑफ द सोसाइटी होती है ना, 4 पिलर ऑफ द सोसाइटी होते हैं, तो उनमें कहीं एक तीसरा जो लेयर है वहाँ पे फँस जाता है। आप सर क्या करते हैं? मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ। आईटी प्रोफेशनल हाँ हैं। जी। हाँ। तो मुद्दा कुछ है क्या? यदि स्थानीय मुद्दे की ही बात करें या देश के ही मुद्दे की बात करें तो? अगर मैं स्थानीय मुद्दे की बात करता हूँ तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा का जो एरिया है, उसमें मुझे मुद्दा लगता है कि जो बहुत सालों से चला आ रहा है प्लॉट और फ्लैट्स, इनके पोजीशंस का। कोर्ट्स ने, सरकारों ने बड़ी कोशिश करी, प्राइवेट बिल्डर्स पे फिर भी शिकंजा कसा, लेकिन नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, इनके ऊपर कोई शिकंजा नहीं है। ऐसी ऐसी स्कीम्स भी हैं जो 2011 से पेंडिंग है और अभी तक उनके पोजीशंस नहीं है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की जीटा 2 एग्जांपल है एक, जिसका अभी तक पोजीशन नहीं है। उनकी इंटेंशन भी नहीं है प्लॉट देने की। और कारण क्या है? कारण कुछ भी नहीं है। कारण ये है कि उन्होंने वो पुरानी दी थी, अब उनको ज़्यादा पैसा कमाना है। तो पूरा सब कुछ इकोनॉमिक्स के अराउंड ही हो रहा है। जनता के लिए कोई सोचने वाला नहीं है और उनके ऊपर कोई फोकस नहीं है कि इनका प्लॉट हम जल्दी दिलाएं या क्या करें। अथॉरिटीज़ की जब आपने बात की है तो कई जगह पे कई चीज़ें देखने को मिलती है कि सफाई का भी एक मुद्दा बन जाता है। उसके अलावा बात किया जाए तो कुछ देखा जाए तो सड़कें ख़राब होना या पानी की प्रॉब्लम होना, ये भी सब चीज़ें, ये भी क्या सोसाइटीज़ में, क्योंकि आप लोग तो सोसाइटीज़ में रहते हैं तो इधर भी आप लोगों को भी ये समस्या तो सोसाइटीज़ के अंदर तो नहीं होती क्योंकि यहाँ पर सब कुछ एओ के द्वारा कंट्रोल होता है। लेकिन हाँ, अगर आप सोसाइटी के एकदम बाहर चले जाएँ तो सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बीच में एक ऐसा समय आया था 2-3 साल पहले जब सफाई के ऊपर ध्यान दिया गया था, पर अब इट इज़ बैक टू नॉर्मल। जो जितनी गंदगी पहले होती थी, सड़क किनारे खोखे खड़े होते हैं, लगे होते हैं, उन पे कौन क्या फेंक रहा है ना किसी को मतलब है, ना सुबह आके वो सफाई पे पूरा फोकस होता है। कल ही मैं यहाँ से वीडीएस मार्केट तक पैदल गया और आकर हम आपस में बात कर रहे थे कि पूरी वो सड़क इतनी गंदी थी कि वो पैदल चलने लायक तो नहीं थी। तो ये तो अथॉरिटी का काम है ना, ये तो। अच्छा, अगर आप लोग जब ये ऐसे बैठे रहते हैं, आप लोग पार्क वगैरह में बैठे रहते हैं, तो कुछ देश के भी मुद्दों पर चर्चा होती है क्या? उसमें आजकल तो चुनाव भी कई जगह पे चल रहा है। देखिए, हम लोगों के पास समय काफ़ी है चर्चा करने के लिए, तो हमारे सभी मुद्दे चर्चा के विषय बन जाते हैं। देश के ऊपर भी चर्चा होती है, अभी हमारा बंगाल के ऊपर बातचीत हो रही थी जब आप आए थे उससे पहले। बंगाल का तो रिजल्ट आने ही वाला है। जी, बिल्कुल कल आ जाएगा रिज़ल्ट हम्म, और पता चल जाएगा कि क्या जनता ने वहाँ पे चांस लिया है, किसका फ़ेवर कर रही है। हम्म। और बाकी कलकत्ता काफ़ी दूर है, हम तो यहाँ पे जो देखते हैं वो आप लोगों के मार्फत से क्या देखते माहौल हैं। क्या रहता है यहाँ पे जब बात करने लगते हैं, जब आप पॉलिटिकल आप लोग बात करने लगते हैं, तो कौन सा क्या किधर में इंक्लिनेशन ज़्यादा दिखता है? देखिए, यहाँ पे तो ज़्यादातर बीजेपी के फेवर वाले लोग बैठे हुए हैं, उनका इंक्लिनेशन बीजेपी के फेवर में ही रहता है। तो कोशिश यही रहती है कि उनका कहाँ क्या भला हो रहा है उस पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन ओवरऑल जो है सेटिस्फेक्शन नहीं है।
मतलब ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन अब सेटिस्फेक्शन नहीं है। जैसे अभी मुद्दों की, लोकल मुद्दों की बात हो रही थी, मैं आप छोटा सा आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। रिसेंटली एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ पुल बनाया गया बंगेल वाला। उसमें क्या है कि थोड़ा सा समय के सब बचत के लिए बनाया गया, लेकिन इतना डेडली वो एरिया बनाया गया है कि आप उस पुल से जब आप उतरते हैं तो आपको साइड से वाली लेन भी दिखाई नहीं देती। मतलब किस तरीके से पुल का डिज़ाइन किया गया कुछ समझ में नहीं आता। नैरो हो जाता है जब लास्ट में आके वो पुल उतरता है। जो समय हमने वहाँ पे बचाया 15 मिनट 20 मिनट, वो एंड में जाके हमारे ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाके जाम लगा हुआ होता है। बनाते समय सरकार अपनी पॉलिसी को बनाती है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन करने वाले लोग हैं वो किस प्लेटफॉर्म पे किस एग्जीक्यूशन को ध्यान देते हैं। ये तो और मैं लोगों से भी बात कर रहा था तो कह रहे थे कि एग्जीक्यूट नहीं होता है, ऊपर से पॉलिसीज आती हैं लेकिन नीचे में अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एग्जीक्यूशन के। हमारे यहाँ अभी रिसेंटली एक इन्होंने साइकिल स्टैंड बनाए थे, इसमें इलेक्ट्रिक साइकिल देने की बात हुई थी। बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन किया गया था। वो साइकिलें आज तक लगी हुई हैं, किसी के पास आई ही नहीं है। सरकार ने करोड़ों रुपए उस पर खर्च कर दिए, पर एक भी साइकिल किसी को यूज़ करने को नहीं मिली। पता नहीं वो स्टैंड कहाँ गए, क्यों बने और साइकिलें क्यों आई थी। कोई एग्जीक्यूशन का मतलब समझ में नहीं आया। एक रोडवेज बनाया अभी, हमारे योगी जी भी आके उस पर उद्घाटन करके गए थे। उद्घाटन करने के बाद वो रोडवेज अभी तक चालू ही नहीं हुआ है हमारे यहाँ। तो अब ऐसे मुद्दे हमें समझ में नहीं आते, और हमारे देश के बड़े नेता लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनकी जानकारी में सभी चीज़ें पता नहीं होती हैं नहीं होती हैं। तो एग्जीक्यूशन तो वो कर गए, एग्जीक्यूशन होने के बाद वो चल ही नहीं रहा है, उसके बारे में क्या बोला जाए। तो ये भी एक ऐसा मुद्दा है। एग्जीक्यूट नहीं होता है, ये एक समस्या मैं देख रहा हूँ कि लोगों का कहना है कि इसे एग्जीक्यूट नहीं होती है। आप क्या करते हैं? मैं भी आईटी प्रोफेशनल हूँ। अच्छा, आईटी प्रोफेशनल कुछ ज़्यादा है क्या यहाँ पे? यहाँ पे हाँ, नोएडा में तो बहुत सोसाइटी में आईटी प्रोफेशनल बिल्कुल 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 काफ़ी लोग मिलेंगे। ऑब्वियसली बिजनेस वाले भी हैं बहुत लोग, बट आईटी प्रोफेशनल भी बहुत सारे हैं। तो आईटी प्रोफेशनल्स के लिए मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा क्या है आईटी प्रोफेशनल के? कहीं ट्रम्प वगैरह वाला इशू तो कुछ ज़्यादा आप लोग उसमें देखो, उसमें तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कर नहीं पाएंगी। ऑब्वियसली थोड़ा सपोर्ट कर सकती हैं गवर्नमेंट, बट ट्रम्प वाला तो अभी मुद्दा प्ले आउट होगा। बट मोर देन दैट हमारे को ऐसा लगता है एज अ पेरेंट भी, एजुकेशन में स्कूल्स में जो फ़ीस की मनमानी है स्कूल्स की, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। और जो पेरेंट्स आईटी प्रोफेशनल्स भी बहुत परेशान भी हैं। स्कूल्स में हर साल फ़ीस बढ़ती है 10%, 15%, 20%, और वो इस टाइम अगर जो भी डबल चाइल्ड वाले पेरेंट्स हैं या सिंगल चाइल्ड वाले भी हैं, वो बहुत ज़्यादा चुभ रही है। तो इन्फ्लेशन से ज़्यादा जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, शायद जो स्कूल की फ़ीसें हैं उस पर बहुत बड़ा एटलीस्ट योगी सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नोएडा में, यूपी में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो चुकी है। हम लोगों ने स्कूल में ये कुछ साल पहले उठाए भी थे, सरकार ने बोला भी था कि हम कुछ करेंगे, बट कुछ ऐसा हुआ नहीं। रेगुलेशंस होना चाहिए। बिल्कुल डेफिनेटली स्कूल के फीस पे रेगुलेशंस होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी हाँ वो जी। भी किताबें भी देखते हैं कि किताबें भी अपनी तरफ से वो लोग भी है वो स्कूल फीस में सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही पॉइंट रेज किया है। किताबों में भी जो बुक्स 1000 रुपये की आनी चाहिए बच्चों के, 3rd क्लास के बच्चों के सेट, वो 10-10 हज़ार रुपये की बेच रहे हैं। तो उस पर भी सरकार को एक्शन लेना चाहिए, थोड़ा एटलीस्ट कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है सर। नमस्कार, आप क्या करते हैं सर? मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करता हूं। अभी जिस विषय पे आप चर्चा कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि मैं नोएडा निवासी हूं और मैं नोएडा की बात करना चाहूँगा। यहाँ नोएडा एक बहुत बड़ा शहर बन चुका है भारत का, और बहुत ही तेज़ी से इसका प्रगति हो रहा है। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत भीषण समस्या है। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। जो भी मेट्रो है, कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी समस्या है। वो मुश्किल से 5-10% लोगों के लिए है। यहाँ पे लोगों को बाध्य होना पड़ता है अपना निजी वाहन रखें, जिसके चलते खर्चे बढ़ते हैं और जिसके चलते ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न होती है। तो मेरी यही गुजारिश है सरकार से कि नोएडा में पब्लिक निजी वाहन रहेगा तो फिर पॉल्यूशन भी बिल्कुल बढ़ेगा, फिर पॉल्यूशन होगा, हर कोई अपने निजी वाहन से चलेगा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो एक सीक्वेंस में प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। तो सरकार को चाहिए कि नोएडा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत जल्दी और शीघ्र काम करे। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जैसे हमारे मित्रों ने भी कहा है कि नोएडा में ऐसे हज़ारों लाखों फ्लैट्स मकान बने हुए हैं जो कि 2010, 8, 12 की हैं, जिसका पोजीशन आज तक नहीं मिला है। और मेरी शिकायत सरकार से, भारत सरकार से, राज्य सरकार से और यहाँ के न्यायालय से यह है कि हमने जितनी व्यवस्थाएं बनाई हैं, रेरा बनाई है, NCLC कोर्ट बनाई है, सब होने के बावजूद भी आज जो होम बायर है, जो अपनी पूरे जीवन की गाढ़ी कमाई का मेहनत का पसीना इसमें लगा रहा है, आज 10 साल 15 साल से किराए के मकान में रहने के लिए बाध्य है और बैंक का EMI भर रहा है। लेकिन हमारी जो व्यवस्था है वो उसको मदद कर नहीं पा रही है।
तो मेरी यही गुजारिश है कि इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतना बड़ा देश किस काम का, जब एक आम आदमी जो सड़क पे मर रहा है और वो हमारे आम आदमी को मदद नहीं कर पा रहा है, इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे न्यायालय से गुजारिश है कि इस पर काम करे। न्यायालय बहुत ज़्यादा समय लेती है, बहुत ज़्यादा समय लेती है, तब तक आदमी जुडिशरी में समाप्त हो जाता है। चला गया तो फिर उसके तो बाद ये वो दो बहुत एक डायलॉग था ना, तारीख पे तारीख हुआ। जी हाँ, जी हाँ, ये दो बहुत ज्वलन समस्याएं हैं, खास करके नोएडा के लिए, जिस पे मैं कहना चाहूँगी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। ये जब हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं, आपने तो टॉस कर दिया आपने। अच्छा, क्या करते हैं सर आप? मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोफेशनल हूँ। ओहो, एक आदमी अलग। आईटी से अलग हूँ। अच्छा, आईटी से, वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक आदमी अलग दिखाई दिया। मैं किस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग है? हमारा है किचन अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अरे वो तो अप्लायंसेस। सबसे आधी आबादी पीछे में बैठी हुई है, उनके लिए बिल्कुल। सबसे जरूरी चीज़ है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ हाँ, ये बताइए, तो आपके लिए क्या मुद्दा है? देखो, मैं ना स्पोर्ट्स को काफ़ी लाइक करता हूँ, परस्यू भी करता हूँ। अब मोदी साहब 2036 में कह रहे हैं हम ओलंपिक्स कंडक्ट करना चाहते हैं अहमदाबाद में। जब चाइना ने कंडक्ट किया था तो वो टॉप किया था, यूएस को भी बीट किया था। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पर है? क्या सिर्फ अहमदाबाद को डेवलप करके हम ओलंपिक्स को डेवलप कर लेंगे क्या? सो मेडल भी तो लाने पड़ेंगे ना। सो आई थिंक इतने बड़े नोएडा के अंदर सिर्फ एक नोएडा स्टेडियम है, सेक्टर 21। सो आई थिंक स्टेडियम की प्रॉब्लम। एटलीस्ट यहाँ पे 10 स्पोर्ट्स सेंटर होने चाहिए, उससे ज़्यादा होनी चाहिए नोएडा जैसी सिटी के अंदर, ताकि छोटे बच्चे उसको परस्यू कर सके और आने वाले टाइम में अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन बने। बट सिर्फ हमें विश करने से और ऐसे तो आएंगे नहीं मेडल्स वगैरह। तो आई थिंक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बहुत होनी चाहिए ताकि बच्चे प्रॉपरली स्पोर्ट्स को परस्यू कर सकें। स्पोर्ट्स के सबसे मतलब कि चाहते हैं कि आप चारों तरफ स्टेडियम्स हों। बाकी मुद्दे हमारे दोस्तों ने बता दिए हैं, तो ये एक मुद्दा मुझे लगता है कि जो हमें तो आधी करना आबादी चाहिए। से बात कर लीजिए, इसकी जब आधी आबादी यहाँ पर हैं तो उनसे बात किया जाए कि इनके लिए मुद्दे कौन से हैं। मैं आप लोगों के पास आ रहा हूँ सर, पहले मैं मातृ शक्तियों से भी बात करना ज़रूरी है। मैम, आप लोगों के लिए क्या मुद्दा है? वही मुद्दे हैं जो कि आपने सुना होगा, ये लोग सभी बता रहे हैं कि उसके अलावा भी कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जो कि नोएडा सोसाइटी के अंदर इतनी हाई राइज बिल्डिंगें बनाई जा रही है और वहाँ पे कोई फायर की और कोई भी सुविधा है ही नहीं। तो ये कैसे पास हो जाती है? नोएडा अथॉरिटी इन्हें कैसे पास कर देती है इतनी ऊंची बिल्डिंग जहाँ पे उनके लिए सुविधा ही नहीं पहुँच सकती? वो बेचारे होम लोन लेके और कैसे भी उस प्रोजेक्ट तक पहुँचते हैं। तो उनके लिए कोई ऐसा समाधान निकालना चाहिए कि इतनी हाई राइज सोसाइटी ना बने जिसमें आपकी फायर भी नहीं जा सकती। आप देखिए आसपास कितने अभी फायर केसेस हुए हैं, तो वहाँ पे कोई इस तरह का आपने देखा है कि वो बचा पाए हो? फायर पहुँचती लेट है और पहुँचती है तो 25 उसके बाद- मंजिले इमारत है तो फिर उसके बाद नहीं, दो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाई राइज सोसाइटीज बंद होनी चाहिए। और इतनी सोसाइटी क्यों नहीं है उसको इतनी? आपकी सोसाइटी तो हाई राइज नहीं है। हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी है और हमारी सोसाइटी की सारे टीम बहुत बढ़िया है। हमारे टीम के एओ मेंबर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं और कोई भी इशू होता है उसे बहुत ही मतलब तो आबादी sad बढ़ेगी, का- आबादी बढ़ेगी तो फिर उसके बाद फ्लैट की साइज भी मतलब बढ़ेगा ना, उसमें तो लोगों के लिए फ्लैट का साइज जगह तो सीमित है। लेकिन आप फ्लैट का साइज बढ़ाइए, आप उसको हाई राइज तो मत करिए ना। आप एक बात बताइए, अगर आग लग जाती है तो आप लोग उतर ही नहीं पाते, भगदड़ में ही मर जाता है इंसान। और नुकसान कितना है? बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। और आप क्या सुविधाएं दे रही है नोएडा अथॉरिटी? ये देखना चाहिए नोएडा अथॉरिटी को। जब बिल्डिंग बनती है तो वो क्यों नहीं आगे आती? ऐसे कैसे बिल्डिंग राइज हो जाती है? इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंगें कैसे बन जाती हैं? बिल्डर क्यों इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाता है? हमारी सोसाइटी तो बहुत अच्छी है। जो मैंने आसपास अभी सोसाइटी देखी है, नई बन रही है, कई बार फायर टेंडर्स ही नहीं पहुंच पाते हैं उस जगह पे, नहीं पहुंच पाते, पूरी सुविधाएं नहीं होती, लिफ्ट्स नहीं प्रॉपर काम कर रही होती हैं। जो हायर सोसाइटी राइज बिल्डिंग है उनमें लिफ्ट ही नहीं काम कर रही होती है। ओके, अच्छा मैम, क्या करती हैं आप? मैं तो हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं। तो ये मुद्दा है क्या, ये टावर्स जो खड़े हो जाते हैं लंबे लंबे? हाँ, है तो सही, क्योंकि उनमें कोई सुविधा तो इतनी होती नहीं है, प्रोवाइड करते नहीं है। अच्छा, और क्या कोई दूसरा मुद्दा? कोई एक कहा जाए कि गृहिणी के लिए तो एक अलग अलग कई मुद्दे होते हैं, गैस वगैरह का भी मुद्दा है क्या? सिलेंडर गैस का तो नहीं है यहाँ पे, हमारी सोसाइटी में तो नहीं है कोई। वो पाइपलाइंस का हाँ जी, उसमें। हाँ जी। नहीं था, चल रहा था बहुत ज़्यादा मुद्दा ये। नहीं, हमारी सोसाइटी में तो नहीं है। ठीक है, ठीक है। क्या क्या करती हैं आप, क्या करती हैं मैम? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं। हाँ, मेरे मतलब ये अथॉरिटी से कि जो एजुकेशन है,
जो प्राइवेट एजुकेशन है उससे मेरे प्रॉब्लम है कि जो बच्चों की तनख्वाह है, आधी तनख्वाह तो उनकी उसमें फीसों में चली जाती है। और इससे थोड़ा ध्यान दें अथॉरिटी कि भाई मतलब बता रहे थे कि स्कूल की फीस ही कितनी ज़्यादा है, उसके साथ जरा सा एक फंक्शन हो तो 1000 रुपीज़ तो केवल 1-2 घंटे की ड्रेस के लिए ही ले लिए जाते हैं। तो इसे भी ज़रा ध्यान दें बच्चों को भी। तरीके से कॉर्पोरेट कल्चर हो गया, हाँ, पढ़ाई की जगह कॉर्पोरेट, हाँ मतलब ये ऐसे बिजनेस हो गया एक तरह से, बिजनेस हो गया एक तरह से। और एक पानी की समस्या है। हाँ एक आता हूँ, एक जी क्या बता रही थी? As an educator, I feel कि education is very basic thing which everyone should have, and उसी चीज़ को business बना के and they make money with uniform, they make money with books, and we try our best कि we tell our children कि ask your seniors for the books, no need to every time buy new books, ज़्यादातर 2 या 3 क्वेश्चन ऐड हुए होंगे but then बुक्स का भी कह देते हैं कि आप खरीदेंगे तो यहीं से बुक्स खरीदेंगे, खरीदेंगे यहाँ से, या फिर they dispatch the books accordingly. Either we wait for 2 or 3 months, or let the vacation get over and then go and buy the books, or take seniors books. बट ये इस तरह से बिजनेस बनाना इज नॉट वेरी गुड एंड वेरी हेल्दी ऑल्सो। इतनी बुक्स वेस्ट जाती हैं। यूनिफॉर्म को भी कह देते हैं कि यूनिफॉर्म भी आप यहीं पे खरीदो, आप सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। एंड देन इफ यू आर चार्जिंग सो मच, देन यू शुड प्रोवाइड ऑल दोज फैसिलिटीज़। एक एसी आपका कभी कभी काम नहीं करता बस में, आप बोलते तो हैं कि एसी में बच्चे आते हैं, बट 10 किलोमीटर्स का अगर डिस्टेंस हो गया है, देन बाय द टाइम चिल्ड्रन सिट इन द बस एंड रीच होम, वो एसी ठंडा होने शुरू ही होता है एंड दे हैव टू गेट ऑफ, राइट? सो देन यू शुड नॉट चार्ज सो मच, राइट? इतना तो आपको समझना चाहिए टू बर्डन द पेरेंट्स विद सो मच। शिक्षा के मंदिर को धंधा बना दिया है। बट ये वाटर का क्या करने वाले हैं आप लोग? प्रॉब्लम सॉल्व, ये पानी का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। क्या गंगा वाटर क्यों नहीं आता? दिल्ली में आ रहा है गंगा वाटर, तो नोएडा में पूरा गंगा वाटर क्यों नहीं आ सकता? सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है गंगा वाटर का। पानी का जो TDS है वो बहुत खराब होता जा रहा है। ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बहुत लो जाता जा रहा है। ये जब से गर्मी आई है तो वाटर लेवल जो है, ग्राउंड लेवल जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो नीचे चला गया। सोसाइटी करे तो क्या करे? हमें ग्राउंड वाटर पानी आता है, TDS बहुत ज़्यादा 2000 इवन उससे भी ऊपर चला जाता है। एंड देन वी हैव टू इन्फॉर्म, फिर सम टावर्स हैव प्रॉपर TDS बट अदर टावर्स डोंट हैव। देन एटलीस्ट आवर अथॉरिटी इसके लिए फुल गंगा वाटर की सप्लाई, पूरी गंगा वाटर की सप्लाई क्यों नहीं आ सकती नोएडा के फ्लैट्स में, सोसाइटीज में? ये तो गवर्नमेंट को ही करना है। पूरी ना आए तो आधी तो आ जाए। अब गंगा वाटर का सप्लाई इज आवर क्या नहीं है? पूरी ना आए तो आधी तो आ जाए गंगा वाटर। आधी कैसे आ सकती है? यदि सप्लाई आएगी तो पूरी आएगी। भैया पानी गंगा का चाहिए है भाई, के बहुत गंदा पानी है। हमारा RO चल रहा है तब भी हमने RO लगाना पड़ रहा है। ये गलत है ना। सोसाइटी हमारी नंबर 1 पे है, हमारे लड़के बहुत अच्छा काम करते हैं। जो किराए पर आ जाएगा वो जरूर खरीदता है हमारा मकान। इधर के अच्छा, यहीं पे रहना है? जब आ गया तो फिर यहीं रहना है? इधर ही रहना है। गवर्नमेंट ही कुछ हेल्प कर सकती है, क्योंकि ग्राउंड वाटर सोसाइटी को करना है वो तो कर ही रहा है। सोसाइटी पाइपलाइन हाँ, तो गवर्नमेंट पूरा ग्राउंड हमें गंगा वाटर सप्लाई करे हर सोसाइटीज को, सो दैट हम अगर जो कुछ कम है तो वो हम अपने ग्राउंड वाटर से मिक्स करके कर सकते हैं। अगर वो 100% सप्लाई नहीं कर रहे हैं तो, हमारी रिक्वायरमेंट अगर ज़्यादा है तो, बट वो करें तो सही कम से कम। अच्छा, ये छोड़िए, ये सब चीज़ें तो है ही है। जब आप लोग बैठते हैं, ये तो बेसिक नीड्स तो है ही है। ये जब बैठते हैं तो कुछ पॉलिटिकल वगैरह भी बातें होती हैं। आजकल तो चुनाव भी कई जगह पे, 5 जगह पे चुनाव चला है। चुनाव तो हो रहा है बट हो गया मतलब हाँ, रिजल्ट भी आ रहा है। तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई कमी नहीं दिख रही है। ये गवर्नमेंट जब से आई है उसके बाद जो, गवर्नमेंट की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि क्या लग रहा है कि पॉलिटिकल कौन सी पार्टी बनने जा रही है? कुछ हो रहा है क्या? लग रहा है क्या? ऐसा बात होती है क्या आप लोगों के बीच में? बिल्कुल होती है, और हमें पूरा विश्वास है कि बीजेपी उन जगहों पे भी एक पार्टी को आप लोगों ने, एक पार्टी को आप ये कर रहे हैं। नहीं, ठीक है। अब अभी देखिए, इधर देखिए, आप लोगों ने बोला ना
इधर देखिए, इधर से इशारा हुआ कि एक मिनट। छोटा सा इशू ये है जी। नोएडा अथॉरिटी, पिछले 25 साल से नोएडा में हूँ मैं। नोएडा अथॉरिटी कंट्री की सबसे ज़्यादा कैश रिच इंस्टीट्यूशन है। जरूर। सबसे ज़्यादा कैश रिच ढेर पे बैठी है कैश के, और 25-30 साल में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा सकते शहर में। पीने का पानी बेसिक रूप से आप दिल्ली में जाके देखिए 100 TDS का पानी सप्लाई हो रहा है, बेस्ट पानी सप्लाई होता है वसंतकुंज में। जहाँ जहाँ ये बड़े बड़े अधिकारी लोग, मंत्री लोग हैं, वहाँ का पानी चेक कर लीजिए, यहाँ का पानी चेक कर लीजिए। इशू मेरा ये है कि जब आप पे पैसे की कमी नहीं है, कौन से जमाने का पानी सप्लाई कर रहे हैं? 3-3 हज़ार TDS है, 2000 नहीं, 3000 तक TDS है इस सोसाइटी में। 3 आबादी बसा दी है, लेकिन फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बेसिक नीड पानी की, और अथॉरिटी इस शहर के, सॉरी, बेस्ट इंस्टीट्यूशन में से एक होगी सबसे कैश के मामले में। तो आप पानी तक की समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं नोएडा में। जी बताइए। मैं आपको ये बता रही हूँ, नोएडा की जो रोड है ना, अब बहुत ख़राब होने लगी है, गड्ढे हो रहे हैं, ये हो रहा है। और ये जो पीछे हम लोग ना यहाँ से ELT जैसे जहाँ है, बैक साइड की रोड है, अच्छा इतना ट्रैफिक रहता है। और कैसे जाए, यहाँ पे तो सारी शॉप भी है, इतना ट्रैफिक है। और यहाँ मेन गेट से निकलना पड़ता है, बैक एक होता है ना, बैक में अगर कोई होता है ना तो उधर से पीछे से निकल जाओ। इधर साइड से बहुत गंदा रास्ता है, सारी शराब की। कब से ये तो कब से है, शुरू से ही है गंदा रास्ता, मतलब कि सड़कें टूटी हुई। इधर से जैसे बाहर निकलते हैं ना, इधर से बाहर निकलते हैं ना, तो ये बैक साइड से इतनी शराब की दुकानें हैं, इतने गंदे लोग हैं, ट्रैफिक। और हम लोग किधर जाएं, फिर वॉक करके जाते हैं। तो मैं सोची कि यहाँ पे एक गेट बन जाता तो बैक साइड से निकल जाओ, लेकिन यहाँ पे तो बहुत गंदगी है। और इधर जाओ सब्जी मार्केट, इधर जाओ गड्ढे ही गड्ढे, और ये गाय भैंस है, पता नहीं कौन से एनिमल हैं ऐसे। आ रहा हूँ भाई, आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि इधर से जैसे ही वो पॉलिटिकल वाली बात हो रही थी ना, तो इधर से सर ने इशारा किया, पता नहीं क्यों नहीं समझ में आया मेरे को, आखिर में इशारा क्यों किया। उन्होंने तो कहे कि वो लोग कहने लगे कि ये पार्टी आ रही है, वो पार्टी आ रही है। वो लोग तो डिस्कस ही कर रहे थे ना। हम तो नोएडा के मुद्दे जानना चाह रहे थे, वो देश विदेश के मुद्दे इकट्ठे करने लग गए थे। तो हम चाह रहे थे कि थोड़े जो अपने शहर के मुद्दे हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, जिससे कि अपना शहर वाले मुद्दे में अगर आप देखें कि सोसाइटियाँ इतनी अच्छी बसा रखी हैं, नोएडा ने बसाई है, बाजू में पार्क भी इन्होंने करा है, लेकिन पार्क की तरफ अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे शाम को रात को इतने हॉकर्स उन्होंने बिठा दिए, ठेले रेडी वाले बिठा दिए हैं। और जो रात को 10, 11, 12 बजे तक ठीक है, जो खाने पीने का सबका काम चल रहा है, मान लीजिए रोजी रोटी चल रही है, लेकिन उसकी सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे होते। सुबह अगर आप 5 बजे वहाँ पे अगर जाना चाहें तो वहाँ पे इतने ज़्यादा कचरे, इतने ज़्यादा प्लेटें, बोतलें, गंदगी फैली होती है कि आम आदमी वहाँ से वॉक करते हुए नहीं जा सकता है बैठ के। वो सफाई करने वाले 7-8 बजे आते हैं बैठ के। वो हमने यहाँ पे ये इंक्रोचमेंट वाली बात, इंक्रोचमेंट बोले, लेकिन गंदगी जहाँ जहाँ पे अगर रोजी रोटी चल रही है, जो भी चीज़ कर रहे हैं बैठ के, इंक्रोचमेंट है, वहाँ पे गंदगी फैलाने का काम है। अगर वो हॉकर्स अगर वो काम कर रहे हैं बैठ के, तो उनकी जिम्मेदारी बननी चाहिए कि उसकी सफाई भी रात को करके जाएँ, डस्टबिन रखे जाएँ वहाँ पे, वो लोग रखें, जिससे कि सफाई हो सके। क्योंकि बट क्या है कि गाड़ी वाले जो बैठे होते हैं उनमें गाड़ियों में सर्व कर देते हैं, और वो सर्व करने वाले प्लेटें वहीं डाल देते हैं, बोतलें वहीं डाल देते हैं, गिलास वहीं तोड़ देते हैं, सब चीज़ें वहीं कर देते हैं बैठ के। तो उसके बाद अगर वो चीज़ें अगर वहाँ सफाई नहीं होती है, तो वो क्या है कि सुबह सुबह बड़ी गंदगी फैली होती है। सुबह 5 बजे से लोग यहाँ से जाते हैं, इतना अच्छा पार्क बना हुआ है, डियर पार्क बन रहा है, लेकिन अगर लोग सुबह जाते हैं तो वहाँ पे इतनी गंदगियों के अंदर से जाना पड़ता है। उसको नोएडा अथॉरिटी को हमने मुद्दे उठा रखे, ट्वीट कर रखा है, लेकिन ना शासन देता है ना प्रशासन देता है। पुलिस वालों को बता चुके हैं, कान पे जू नहीं रखते, कोई कान पे जू नहीं है वहाँ पे, मतलब बेधड़ल्ले से काम चल रहा है। कई मुद्दे और भी हैं। लोग अब जैसे नोएडा अथॉरिटी है, उन्होंने लोगों को फ्लैट तो बिकवा दिए हैं बिल्डरों से 2015 के अंदर, लेकिन जो बड़े बड़े बिल्डर थे उनके ऊपर तो ध्यान देके वो तो क्या है कि कोर्ट में चले गए जो लोग, क्योंकि वहाँ पे जनता। लेकिन जहाँ जहाँ पे छोटे बिल्डर थे, जहाँ जहाँ पे लोगों ने 200, 500, 1000 फ्लैटों की सोसाइटी, उनके ऊपर शासन और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उनको अगर कर दिया जाए तो 50%, 60%, 80% तक का, 90% तक के काम भी पूरे हो चुके हैं। लेकिन कुछ बिल्डरों ने जैसे मल्टीपल सेलिंग कर रखी है, या काम करने की नीयत नहीं है, या भाग गए हैं, उसके ऊपर उन्होंने कोई ध्यान नहीं देना चाह रहा शासन प्रशासन। अगर उनके ऊपर ध्यान दिया जाए तो उन परिवारों को जो EMI के ऊपर बैठे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, बैठ के सारी चीज़ें कर रहे हैं, उनके लोगों को अपने घर मिल जाएंगे बैठ के। लेकिन शासन प्रशासन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 2022 में सरकार आई, उसने भी अपनी सारी शिकायतें शासन प्रशासन पे, मेजरली नोएडा अथॉरिटी है, जिसके कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं बैठ के। यही सफाई का काम नोएडा अथॉरिटी के पास है, कोई नगर पालिका तो है नहीं यहाँ पे। नोएडा अथॉरिटी को देखना है। यहाँ पे पंकज सिंह भी आए थे आज से 1 साल पहले, उनको भी बोला गया, उन्होंने भी ये कहा था कि यहाँ पे आदमी आके सफाई करके जाया करेंगे। लेकिन उसके बाद से आज तक का कोई भी एक भी दिन आदमी
आदमी का करके नहीं जाता बैठ के। चाहे आप ऊपर प्रशासन पे सीएम को ट्वीट कर दीजिए, चाहे नोएडा अथॉरिटी को डाल दीजिए, कोई ध्यान देने की मतलब जैसे चुनाव आएंगे वैसे सारे कमिटमेंट आने लग जाएंगे, सब जने आके यहाँ पे वोट मांगने लग जाएंगे, सब काम करेंगे, सारी कमिटमेंट करके जाएंगे, लेकिन अगले 4-5 साल तक वो बिल्कुल भूल जाएंगे उन मुद्दों को। उसमें एक बार भी कोई आना नहीं चाहेगा बैठ के। अच्छा ट्रैफिक लाइट्स वर्क नहीं करती हैं। अच्छा, ट्रैफिक लाइट्स यहाँ पे, और मॉर्निंग आवर में आप जल्दी जल्दी में वर्क पे जा रहे हैं। मैं जैसे स्कूल जाती हूँ, मैं अपना एग्जांपल दूँ, मेरे लिए एक एक मिनट काफी ट्रैफिक लाइट्स तो हैं, तो क्यों वर्क हमेशा खराब हो जाती हैं। और उसके बाद से वहाँ वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए ना, हमेशा खराब हो जाती हैं और बहुत दिनों के बाद वो ठीक होती है। तो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस नहीं होता है, तो फिर लोग सारे रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ करके ब्रेक कर करके जाते रहते हैं, उसके कारण जाम हो जाता है हमेशा। तो वीकली एक तो ये हमेशा यहाँ पे 2-3 ट्रैफिक लाइट सिर्फ एक्सप्रेसवे पे पहुँचने के पहले है, और उसमें वो ट्रैफिक हमेशा ट्रैफिक लाइट जो है वो खराब हो जाती है। और दूसरा कि इधर से जो हमारा कट जो होना चाहिए, उसके लिए पहले भी बात हुई थी जब पंकज जी आए थे उस टाइम पे, तो ये सर्विस लेन से जाने पे वो तो चालान लग जाता है। तो ये सर्विस लेन हमें अलाउड ही नहीं है, तो हमें दूर जा करके यू टर्न लेकर के आना होता है, फिर 2-2 ट्रैफिक लाइट और भी फेस करने पड़ते हैं। तो ये ट्रैफिक लाइट का जो है वो थोड़ा सा लाइट के मॉनिटरिंग चाहिए बेसिकली, जिससे सब चीज़ों के मॉनिटरिंग, जहाँ जहाँ जो आपके पॉट होल्स हैं उनको रेगुलरली मेंटेन करें, है ना, एंड मेंटेन इन सच अ वे कि वो थोड़ा लॉन्ग टर्म चल रहे हैं। ये नो जुगाड़ वाले काम नहीं चाहिए अब। जुगाड़ वाले काम नहीं चाहिए, जुगाड़ वाले काम इसमें नहीं। ये बताइए, मुद्दों के जब हम औरतों से बात कर रहे हैं या जो महिलाओं से जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें स्कूल का उन्होंने मुद्दा को उठाया, फिर उसके बाद आप देखें तो पानी का भी मुद्दा उठा रहे हैं, ट्रैफिक लाइट का मुद्दा उठा रहे हैं। आप लोग, क्योंकि आप लोग तो बाहर भी जाते होंगे, मुद्दे क्या हैं जो कि इस शहर के लिए अहम ऐसे मुद्दे हैं जो कि आप लोगों के उसमें आते हैं? मैं तो शहर के मुद्दों पर तो काफ़ी वार्ता हो गई। अब पॉलिटिकल मुद्दा कुछ मैं देश के प्रति एक बात ये चाहता हूँ, जो एजुकेशन और मेडिकल में जो जिस तरीके से धांधली मचा रखी है पूरे देश में, उसको किस तरीके से ईज़ किया जाए। वही अभी आप मेडिकल में चले जाइए तो वहाँ पर आपको 50% भी डिस्काउंट है, 10% भी है, 5% भी है। तो क्यों नहीं गवर्नमेंट हमारी इस लेवल पर आती है कि मेडिकल का कुछ इस तरीके से वो करें कि सब एक प्राइसेस सब एक सी समान सी हो जाएं। और दूसरा जो एजुकेशन, मेडिकल इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं या नहीं, मेडिकल मेडिसन्स की बात कर रहा हूँ मैं। मेडिसन्स में हैं और भी वैसे जो हैं, तो क्यों नहीं गवर्नमेंट इतना इस लेवल पर बढ़ाती। एक्चुअली ये ड्यू टू शॉर्टेज है। एजुकेशन में भी हमारे स्कूल्स इतने नहीं हैं कि सारे बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो हमारी सरकारें स्कूल्स को इतने क्यों नहीं बढ़ा देती हैं कि सारे बच्चे अपनी पूरी ठीक से एजुकेशन से ले रखें। तो हमारी कंसर्न जो मेरी कंसर्न जो है वो शिक्षा और मेडिकल पर है डिपेंड कि ये देश जो है हमारा किस तरीके से इन चीज़ों को। आप हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं कि हॉस्पिटल्स होने चाहिए? मैं हॉस्पिटल्स की भी बात कर रहा हूँ, मैं मेडिसिन्स की भी बात कर रहा हूँ, और स्कूल्स में भी बात कर रहा हूँ कि स्कूल्स की हमारे नंबर ऑफ़ स्कूल्स बहुत कम है। नंबर ऑफ़ स्कूल्स हमारे बढ़ेंगे तो जो एजुकेशन में हम लोगों ने जो धांधली मचा रखी है, लोगों ने इसको बिजनेस जो बना रखा है, इट में कम डाउन। ओके, मतलब ये चाहते हैं कि दवाइयों वगैरह के दाम पे रेगुलेशंस होना चाहिए। क्या करते हैं सर? मैं रिटायर्ड हूँ। अच्छा, सीनियर सिटीजन। किसी से कहाँ से रिटायर हुए? बैंकर, ओके, ठीक। बहुत इस समय तो कई दिक्कतें देखने को मिल रही है, ये आपका ईरान और आप अमेरिका के जो टसल चल रहा है उसकी वजह से कुछ आप लोगों को भी ऐसी दिक्कतें वगैरह आती है, या इस पे भी डिस्कस वगैरह होता है ये सब चीज़ों पे भी कि पानी बिजली पानी के अलावा भी इन सभी मुद्दों पर? इन पे भी होता है, वार के बारे में होता है। तो इसके पर्टिकुलरली ऑयल एंड गैस का तो इशू है ही है, इकोनॉमी का इशू है, तो उस पे डिस्कस होता है, पर ज़्यादातर लोकल मुद्दों पर ही होता है। तो लोकल में जैसे क्लीनिंग का, सफाई का बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। सफाई नोएडा के, क्योंकि नोएडा में गंदे नाले बहुत हैं, सफाई कोई नहीं करता उसकी, स्मेल आती रहती है। जब भी निकलोगे बाहर आप खाना खा के निकले हैं होटल से या रेस्टोरेंट से, बड़े करोड़ों के बनाए हुए वाला एक इंसिडेंट भी हुआ था, आपको याद होगा कि वाला इंसिडेंट नोएडा में हुआ था, वो एक तो हो गए 4-5 महीने हो गए उसको ना। तो वो तो खुदाई वाला था, अलग था, लेकिन जो बैड स्मेल आती है वो बहुत ज़्यादा है। बाहर निकलेंगे सफाई है नहीं, तो उसी वजह से आती है।
खुले नाले की उस पे ध्यान नहीं दिया जाता। में भी प्रॉब्लम नहीं थी जी। मैं थाईलैंड से रिटायर होकर आया हूँ 35 साल काम करने के बाद। थाईलैंड से? थाईलैंड से। अच्छा। और यहाँ आके मैं अच्छी जगह है सर? जगह बहुत अच्छी है, लेकिन रिटायर होकर तो आना ही था ना। रिटायर होकर मैं अपने देश में ही आया हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो मुद्दों की कोई कमी ही नहीं है। इतने मुद्दे हैं कि मैं गिनती करना मुश्किल है। हमारे साथियों ने बहुत सारे मुद्दे तो आपको बता दिए। यहाँ पे नोएडा अथॉरिटी इतना पैसा कमाती है, पुराने मकान की रजिस्ट्री के लिए भी 15 से 20 लाख रुपए ले लेती है वो नाम ट्रांसफ़र करने के लिए। अच्छा। और नोएडा अथॉरिटी का आप ऑफिस जाइए जहाँ पे सब काम होता है, वहाँ पे कितनी गंदगी है। क्या नोएडा अथॉरिटी को अपना ऑफिस भी मेंटेन चिराग तले ही अंधेरा है। हाँ बिल्कुल, आप नोएडा अथॉरिटी में जाके एक वीडियो बना के देखिए, जाके देखिए क्या हालत है वहाँ पर। कोई काम वहाँ पे आसानी से नहीं होता है। और गवर्नमेंट बोलती है हमने लाइसेंस बनाना शुरू कर दिया, कहाँ बनता है लाइसेंस? नहीं बनता। बिना ब्रोकर के कोई काम नहीं होता, सब जगह धांधली है। आप चाहे बिजली में चले जाओ, चाहे पानी में चले जाओ, पानी इतना नोएडा अथॉरिटी क्यों देती है इतनी बिल्डिंग्स को? अभी हमारे मित्रों ने कहा कि मित्रों ने बताया कि हाई राइज बिल्डिंग बन रही है। अगर हाई राइज बिल्डिंग बन रही है तो बिजली पानी इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अनुसार डेवलप। जब तक आप बिजली पानी नहीं देंगे तो आदमी कैसे रहेगा वहाँ पे? आपने बिल्डिंग तो बना दी 50 तल्ले की और 30 तल्ले की। नहीं, मैं जब बात कर रहे थे तो वो भी बता रहे थे कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की भी बहुत ट्रांसपोर्ट की भी व्यवस्था नहीं है। कनेक्टिविटी बिल्कुल अपनी गाड़ी से ही, हाँ अपनी कार से ही आप जा सकते हैं, वरना कोई तरीका नहीं है। और आप यहाँ से गेट के बाहर निकल जाइए, गंदगी नज़र आती है। मैं तो 35 साल बाहर रहने के बाद मैंने जो देखा, मैं मतलब देश तो मेरा ही है भारत, लेकिन मैं 35 साल जब बाहर रहा हूँ तो मैं देखा कितना अच्छा था। लेकिन यह कि हमें आना तो यहीं था, इसलिए रिटायर होके आए। हमारे एंसेस्टर्स यहाँ पर हैं, भाई बहन यहाँ पर हैं, मित्र यहाँ पर हैं, तो हम सब रिटायर होके यहीं पे आए। लेकिन अगर यहाँ की समस्याओं को गिने तो कोई उसकी अनगिनत है। क्या करते हैं? मैं भी रिटायर्ड हूँ, मैं इनके साथ ही था एक्चुअली, और थाईलैंड में और यूरोप में और सारे रहा हूँ। बाकी मुद्दे तो बहुत है, यहाँ किसी उसकी कमी नहीं है, लेकिन मैं ट्रैफिक पे बोलना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि ट्रैफिक के रूल फॉलो नहीं करते हैं। ट्रैफिक के रूल फॉलो करने की बात तो बाद में आती है, पहले तो ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट ही नहीं है वहाँ पर। वहाँ कहीं किसी भी रेड लाइट पे स्टॉप लाइन नहीं लगा रखी इन्होंने। कोई रेड लाइट पे रुकता नहीं है, जो रुकता है कहाँ रुकना है उसका कोई पता ही नहीं है। आप गाड़ी खड़ी करो, आपके आगे और आगे खड़े हो जाएंगे, आधा रास्ता वैसे ही कवर कर लेते हैं। एनक्रोचमेंट की बात कर रहे हैं आप? इट इज़ नॉट एनक्रोचमेंट, इट इज़ द ट्रैफिक मैनेजमेंट। पार्किंग, मार्किंग ऑन द रोड्स, लेन मार्किंग, वो सारी चीज़ें हैं। और ये इतने ब्यूटीफुली मैनेज हो सकता है, हमने बाहर देखा, इसलिए हमको ये अंदाज़ा ज़्यादा है। और यहाँ नोएडा अथॉरिटी, इनको ये रोड इंजीनियरिंग की तो सेंस ही नहीं है। कहीं से भी ला के कहीं भी जोड़ देते हैं, कहीं भी चल देते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं है। तो उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान है। कहीं भी इन्होंने एक बहुत बड़ा वो सॉल्यूशन ढूंढा है। यहाँ रेड लाइट है, वहाँ रेड लाइट बंद कर दो और वहाँ यू बना दो दोनों तरफ। अच्छा, ठीक है। एक बार आ रहा हूँ मैं, आपके पास भी आ रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे थे। आप क्या कहना चाह रहे थे? जी, एक तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जो वास्तव में जनता को रोज़ हिट करते हैं, वो आप उठवा रहे हैं। और इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि ये जो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, ज़्यादातर ऐसे विचार वाले लोग हैं जो कि भाजपा को सपोर्ट करते आ रहे हैं। योगी जी, मोदी जी जो है वो उनके आइकन्स रहे हैं। लेकिन केवल योगी जी और मोदी जी के जो नाम है उसके बेस पर आप ये एक्सपेक्ट करें कि लोग हमेशा उसी चीज़ के लिए वोट करते रहेंगे, वो नहीं है। कुछ मुद्दे हैं जो कि मैं उठाना चाहूँगा यहाँ पर, जैसे स्पेशली नोएडा अथॉरिटी के जो जिस तरीके से कार्य हो रहा है। सफाई, बीच में स्वच्छता अभियान चला था, स्वच्छता रैंकिंग चलती थी, तब नोएडा बहुत अच्छा काम कर रहा था। लेकिन इस समय स्वच्छता की इतनी बुरी हालत है कि सब जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। और कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम भी कहते हैं, तो लोग करते क्या है कि घर का कुछ सामान, अपना घर साफ होना चाहिए, अपनी सोसाइटी साफ हो जाए, बाहर में तो चलो देख लिया। हाँ नहीं, लेकिन जो नोएडा अथॉरिटी है उसकी तरफ से भी इंतज़ाम नहीं है, डिस्पोजल के इंतज़ाम भी नहीं है। मतलब यहाँ से कलेक्ट हो जाता है लेकिन ले जा करके बाहर ही डाल दिया जाता है। दूसरी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा है कि हम लोगों के यहाँ पर बड़े बड़े IT स्पेसेस बन रहे हैं। नोएडा में सेक्टर 142 में मेरा ऑफिस है, वहाँ पर हज़ारों मतलब लाखों लोग वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं और 2 या 3 लेन की टोटल रोड बनती है। टाउन प्लानिंग के नाम पर वहाँ पर जब आपने IT स्पेस बनाया जहाँ पर लाखों लोग आएंगे, तो उनकी गाड़ी पार्क करने की जगह उन IT स्पेसेस के अंदर नहीं है। तो
तो रोड पे खड़ी हो जाती है, 4 लेन की पार्किंग खत्म हो जाती है, केवल एक लेन बचती है जिसमें कि रोड आना और जाना दोनों एक ही लेन से करना ट्रैफिक हो जाता है। और फिर ना कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट है, तो इस वजह से वहाँ पर बुरी हालत है। और दूसरा एक मुद्दा जो सर ने भी उठाया था कि यहाँ पर इतने फ्लैट्स बिके हुए हैं, हम सभी लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं अपने खून पैसे की कमाई जो है वो उसके अंदर डाले हुए हैं, लेकिन ना हमारे को NCLT में हम 4 साल 5 साल से NCLT में अपना मुकदमा लड़े जा रहे हैं, उसका कोई क्लोजर नहीं है। बस वो क्योंकि बिल्डर्स की मिली भगत रहती है, तो उन्होंने जो है वो हमने अपनी तरफ से हम तो अपना पहले ही पैसा EMI और ये सब दे रहे हैं, ऊपर से वकीलों को और पैसा दे रहे हैं, और उसके बाद बिल्डर की जो है वो अंदर से उनकी साठगांठ है, तो वो लोग डेट पे डेट लिए जाते रहते हैं। हम लोगों को जो है वो उसमें अल्टीमेटली क्लोजर मिलता नहीं है। तो अब हम लोग EMI भी पे करेंगे, रेंट भी पे करेंगे, और फिर उसके बाद में वकीलों के पैसे भी पे करेंगे, और निकलेगा कुछ नहीं हमारे लिए। अच्छा, मतलब वो अलॉट होता नहीं, इनकम्प्लीट हो जाता है, या इनकम्प्लीट या तो बिल्डर अपना बस वैसे ही चलता रहता है कि बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी और जो इवन कोर्ट्स हैं उनके साथ में पता नहीं कैसे इन लोगों का साठगांठ रहता है कि हम लोगों को कोई रिस्पाइट नहीं है उसमें। ठीक है, आ रहा हूँ मैम, आप सभी को बताऊँगा। अच्छा, एक मिनट, क्यों, क्या आज तो संडे है? आज तो संडे है, बिल्डर के बारे में जो उन्होंने, आज तो संडे है ना? हाँ संडे काम तो घर का करना। जो क्वेश्चन उठाया वो बिल्कुल ठीक था। हमने JP में 2009 में बुक कराया है घर, अभी तक तो हमें मिला नहीं है, वो पोजीशन नहीं मिलता। हाँ अभी तक नहीं मिला है। और क्या बोला था कंप्लीशन के लिए, क्या बोला था? अब कुछ बोलते नहीं, हाँ मिल जाएगा, अब 6 मंथ बाद मिल जिस समय जाएगा। बुक कराया था उस समय कंप्लीशन के लिए क्या बोला? 3 इयर्स में मिल जाएगा। 3 years में। अब चलिए, हमें तो ये EMI जो जिनको देनी पड़ती है, तो कितना मुश्किल है कि वो 3 years बोल करके, और इंश्योरेंस वाला वो जो एक नहीं होता है जो मार्क दे देते हैं नीचे में, और जो छोटे छोटे वो पढ़ नहीं पाता आदमी, वैसा तो नहीं था? नहीं सही, हाँ ये कॉस्मोस, ये JP वाले इतनी, क्योंकि मिल ही जाएगा। हम लोग बाहर रहते थे तो इसलिए कि हम बहुत खुश, और हम सोचते लकी है, चलो वो नहीं मिला तो इसमें आ गए। डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा था? डिस्क्लेमर पढ़ना चाहिए, डिस्क्लेमर जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है सर, आपसे रुक गया था। मैं शशि कुमार सिंह। सर, मुद्दे पे एड्रेस करने के लिए मुद्दे की जगह पे जाना पड़ेगा, और संगठन में तो देख रहा हूँ, मुद्दों को देख रहा हूँ। नहीं, यहाँ बात करने से नहीं कुछ होगा। जैसे इंक्रोचमेंट की बात हो रही है, तो अभी इस रोड पे जितना इंक्रोचमेंट है वहाँ पे सबको धरना देना पड़ेगा, या आप आए हैं तो आपके साथ सब लोग वहाँ पे जाएं, और आप उसको मतलब अपने उसमें न्यूज़ चैनल में दिखाएं, तो ये सबको दिखेगा। और बात करने से क्या फ़ायदा होगा? अगर आपको किसी मुद्दे पे बात करनी है, या अथॉरिटी के पास जाना है, या स्कूल में कहा था ना कि माँ भी दूध तब तक नहीं पिलाती है जब तक बच्चा रोता नहीं। जैसे आप मतलब मैं भी यही सोच रहा था, जब तक आप मुद्दे के वहाँ जाएंगे नहीं, और संगठन में नहीं जाएंगे, हाँ जब तक संगठन में नहीं जाएंगे, साथ में नहीं जाएंगे, तब अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखेंगे, उससे नहीं काम होगा। अकेले अकेले कुछ नहीं होगा। जब तक साथ में सब लोग मुद्दे पे जाके एड्रेस नहीं करेंगे, एप्लीकेशन नहीं देंगे, तब तक काम नहीं होगा। ठीक है, एक मिनट मैं आ रहा हूँ सर जरा, क्योंकि मुझे ये हाँ वो तो है ही है। आप लोग कहाँ चले? आप लोग जा कहाँ रहे हैं आप लोग? आज संडे की वजह से? ठीक है, मेरी प्रॉब्लम थी जी कि ये जो सेक्टर 83 वाला जो मेट्रो स्टेशन है, ये नियर बाई है हमारे लिए, अप्रोचेबल है, बट इट्स नॉट क्लीन, बहुत ही गंदा है। नाले है मेट्रो स्टेशन के बाहर बिल्कुल ना कोई पार्किंग है, नीचे ना कोई पार्किंग है कि आपको यहाँ से चले जाएं, और एकदम पास में है, और गंदगी भी है बाहर मेट्रो स्टेशन के बाहर बहुत। तो उसके लिए क्लीनलीनेस पे थोड़ा काम किया जाए तो होना चाहिए एटलीस्ट, कि एटलीस्ट वहाँ पर सफाई हो लोगों के लिए। जब इतना नियर बाई है तो लोग यूज़ कर पाएँ प्रॉपर। तो ये प्रॉब्लम तो है, पार्किंग की एक प्रॉब्लम तो है ही है यहाँ। नोएडा की मेजर प्रॉब्लम है, आपका स्किन से लेकर हेयर इशू एंड ACs तो सारे हमारे डैमेज हो रहे हैं। ये तो नाले की वजह से हो रही है प्रॉब्लम है। पोल्यूशन गवर्नमेंट इसमें ठीक है, आ रहा हूँ। ये वाटर प्रॉब्लम तो है ही यहाँ पे, और AC सारे मेजर प्रॉब्लम्स तो यही हैं यहाँ की, जो सही होनी चाहिए। जो गंगा वाटर आना चाहिए यहाँ पे भी,
गंगा वाटर आना चाहिए यहाँ पे, मतलब पानी का कहा जाए TDS खराब है बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है, जिसकी वजह से हर चीज़ ही हमारे यहाँ हर चीज़ ही खराब हो रही है उसकी वजह से, पानी की वजह से। ये भी तो है ना कि दिक्कत, लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी नहीं करते हैं, ये भी सब चीजें हाँ हमारे यहाँ हो रही है। हाँ ये है हमारे यहाँ, ये चीज़ें हैं हमारे यहाँ, पर थोड़ा गंगा वाटर जब आसपास सब जगह आ गया है तो इधर भी आना चाहिए। जहाँ पे हार्वेस्ट हो चुके पानी एंड देन दे कैन सप्लाई दैट विल बी मोर देन गुड इनफ। तो देखिए, एक सबसे बड़ी दिक्कत जो इसमें आती है कि बहुत सारा वाटर तो आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप फिर उसके बाद उसको रिफिल कहाँ कर रहे हैं आप? नहीं, हमारी सोसाइटी में है रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, हमारे यहाँ पर चार्जर्स एक्टिव है, एवरी टाइम उनका सर्विसिंग होता है, वो सब होता है, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगेन जो मुझे ऐसा लगता है रीज़न ये है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है उससे बहुत कम सप्लाई हो रही है, तो उसकी वजह से हम ज़्यादा ग्राउंड वाटर आप ज़्यादा निकाल रहे हैं फिर सो वो ऑब्वियसली उसका TDS बहुत हाई आ रहा है, मतलब इट इज़ रादर हजार्डस फॉर ड्रिंकिंग, सो वो प्रॉब्लम आ रही है। मतलब 3300 बेसिकली करीब जा रहा है TDS। 93 के लिए सप्लाई कर दे, वी एज नहीं, एक जगह के लिए ऐसे नहीं होता है ना, चारों तरफ सप्लाई होगा। होना ही चाहिए पूरे नोएडा में। गंगा वाटर का सप्लाई इज आवर डिमांड। गवर्नमेंट से ये हमारा अर्ज है कि पानी इज द बेसिक नीड, सबसे ज्यादा जरूरी है। हवा, शुद्ध हवा करने जा रहे हैं, क्योंकि बात करें सर, आपने बड़ा गंभीर होकर के सभी के बारे में आप सोच रहे थे। देखिए, एक तो पार्किंग की प्रॉब्लम पूरे नोएडा में है। ये तो ये जो नाला जा रहा है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि पानी का फ्लो नहीं है। पानी का फ्लो इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कूड़ा इतना भर गया है, पानी का फ्लो को रोक दिया है और वो कूड़ा सड़ता रहता है। उस सड़न की वजह से आसपास की कई किलोमीटर तक का एरिया जो है पोल्यूटेड है। ये बहुत बड़ी समस्या है और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। एक बार इसको साफ़ कर दें और रेगुलर ये देखते रहे कि पानी का फ्लो ठीक रहे, तो ये समस्या हल हो जाएगी। ये जी मैं जो ऐड करना चाह रहा था, नोएडा अथॉरिटी नगर पालिका वाले फंक्शंस के हिसाब से गठन इसका नहीं हुआ था। तो अब बहुत दिनों से ज़रूरत है कि यहाँ कोई नगर पालिका जैसी संस्था, NDMC जैसी, जहाँ मेयर हो, कॉर्पोरेशन हो, क्योंकि ये वाले फंक्शन धीरे धीरे निगलेक्ट होते जा रहे हैं। वो अपना मनमानी करने लगते हैं उसमें। वो अपने मनमानी प्लानिंग में जो भी कर रहे हैं, लेकिन इतना पैसा होने के बावजूद भी अगर कोई संस्था काम नहीं कर पा रही इस देश में, तो रोना ये है कि बजट कहाँ से लाएं। बजट कहाँ से लाएं। ये तमाम मुद्दे थे जिन पर हम आकर के और उसके बाद बात किया हमने, और इसमें कई एक ऐसे मुद्दे हैं जिसमें स्कूल की मुद्दा हो या उसके बाद किया जाए सड़कों का मुद्दा हो, पार्किंग का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे थे जिन पे कि हम लोगों ने आम जनता से जनसंवाद किया। कैमरामैन सौरभ के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया।